आदरणीय डॉक्टर किरोड़ीलाल जी, आदरणीय इंदिरा जी, इस खूबसूरत कार्यक्रम के आयोजक साथी भूर सिंह जी और पूरी टीम और समाज के प्रबुद्ध जनों, आप सबके सहयोग से ये कार्यक्रम यहाँ संभव हुआ है। आप सबको मैं नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ये हमारे समाज की एक नई खूबी की देश में जहाँ पर भी है, चाहे 10 लोग हैं, चाहे 20 लोग हैं, चाहे आपकी तरह सैकड़ों लोग हैं, हर जगह पर हमारा समाज एकजुट होकर के समाज के मुद्दों पर बात करता है, समाज की संस्कृति को बचाने के लिए काम करता है और इस तरह के आयोजन लगातार देश के कोने कोने में आयोजित कर रहा है। मुझे उस समाज का सदस्य होने पर बहुत गर्व है। दोस्तों, एक तरफ जहां हमारा समाज इतना एकजुट दिखाई पड़ता है, वहीं हमारा समाज कुछ समस्याओं से भी जूझ रहा है, कुछ कुरीतियों में भी फंसा हुआ है। तो ऐसे मंचों का उपयोग हम उन समस्याओं पे बात करने के लिए, उन कुरीतियों को दूर करने के लिए या कम से कम उन पर सहमति बनाने के लिए कर सकते हैं। जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को तो निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, जो सरकार और सत्ता की समस्याएं हैं उनका समाधान वो करेंगे, लेकिन जो हमारे बीच की समस्याएं हैं उनका समाधान हमको करना पड़ेगा। आपने देखा कि पिछले 1 महीने में कई जगहों पर कई महापंचायतें हुई हैं, लेकिन महापंचायतों के फैसले समाज मान नहीं रहा है। हमको अगर समाज को आगे ले जाना है तो कुछ बुराइयों को एकदम दूर करना पड़ेगा। हमारे समाज में जो सबसे बुरा रोग, सबसे बड़ा रोग व्याप्त हो गया है, एक तो दहेज का रोग है, उसको हमको खत्म करना है। दूसरा, मैं देख रहा हूं कि पूर्वी राजस्थान में गांव-गांव में नौजवानों के भीतर नशे की लत लग गई है। ये दोनों समस्याएं बहुत विकराल हैं, इन पर हमको मिलकर के काम करने की जरूरत है। ये दहेज की समस्या और उसमें भी जिस तरह का दिखावा है, मेरे ख्याल से जितना बेटों को पढ़ाते हैं उतना बेटियों को पढ़ाइए तो दहेज की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। हर किसी को, मेरे ख्याल से आज बाबा हमारे बीच में हैं, उनके सामने हम यहाँ मंच से शपथ लें कि ना हम दहेज लेंगे ना दहेज देंगे। इस तरह का प्रण लेकर के अपने घर जाएं तो इस तरह का समारोह, उसकी सार्थकता और ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी समस्या जो नशे की समस्या है, तरह तरह के नशे गांव-गांव में व्याप्त हो गए हैं। एक नशा है जो नशा हम सेवन करते हैं, दूसरा नशा मोबाइल का भी नशा हो गया है। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे गांवों में नई पीढ़ी के लोग, पता चला कि पैसे में लूडो खेल रहे हैं और पूरा घर बर्बाद कर दे रहे हैं। जो नशा है, शराब का नशा या स्मैक का नशा, वो क्यों पैदा हुआ है? क्योंकि एक पूरी पीढ़ी बड़ी निराशा से गुजर रही है। नौकरियां घटती जा रही है, खासतौर पर सरकारी क्षेत्र की नौकरियां लगातार घट रही है और प्राइवेट सेक्टर लगातार बढ़ता जा रहा है। पड़ोसी को देखते हैं, पड़ोसी जिसकी सरकारी नौकरी लग चुकी है, उसके पास में बड़ी कार है, बड़ा घर बना लिया है, और जिसकी नौकरी नहीं लगी है वो निराश है। उसको भी आईफोन चाहिए, उसको भी बड़ी गाड़ी चाहिए, उसको भी बड़ा घर चाहिए, कहां से मिलेगा? तो वो एक निराशा में डूब रहा है और वो किसी नशे की लत में, किसी लूडो की लत में, उसमें डूबता चला जा रहा है। इसमें समाज क्या भूमिका निभा सकता है? समाज ये भूमिका निभा सकता है कि जो लोग आगे बढ़ गए हैं, आप सब लोग जो बड़े बड़े पदों पर हैं, जो आगे बढ़ गए हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि जो पीछे छूट गए हैं उनको साथ में लेकर के आएं, उनका मार्गदर्शन करें, कहां पर क्या संभावनाएं हैं, कौन सी जगह पढ़ने की है,
कहाँ पर अच्छी छात्रवृत्तियां हैं, क्या सुविधाएं हैं हमारे समाज के लिए, और उन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हमारे नेता हमारे साथ में हैं। मैं डॉक्टर किरोड़ीलाल जी से निवेदन करता हूं कि जिस तरह से SC ST की नौकरियां सरकारी क्षेत्र में सिमटती जा रही है, क्योंकि पूरा सरकारी क्षेत्र सिमटता जा रहा है, अब समय आ गया है कि बाबा की बात हमेशा सुनी जाती है, क्योंकि वो हमेशा जनता के साथ खड़े होकर के आवाज़ उठाते हैं। तो ये आवाज़ उठाएं कि अब प्राइवेट सेक्टर में हमको स्थान चाहिए, हमको जगह चाहिए। ये आवाज़ राजस्थान की विधानसभा से लेकर देश की संसद में उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकारी क्षेत्र लगातार सिकुड़ता जा रहा है और प्राइवेट सेक्टर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कौशल विकास की बात हुई और बहुत सारे लोगों ने कौशल विकास के नाम पर अपनी संस्थाओं का अपना घर भर लिया। वास्तव में हमारे इलाकों में कौशल विकास के नाम पर कोई खास काम नहीं हुआ, और कौशल विकास हो भी जाएगा तो हमारे समाज में एक बड़ी बुराई है कि हम लोग बिजनेस के मामले में कभी आगे नहीं आ पाते। हमारे अंदर बिजनेस माइंडेड दिमाग है ही नहीं। हम तो मेहनत करना जानते हैं, और बिजनेस के लिए तो थोड़ा सा बनियागिरी चाहिए, और बनियागिरी हमारे अंदर है नहीं। तो इसका परिणाम क्या है कि हमको सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र में सम्मानजनक जगह चाहिए, सम्मानजनक नौकरी चाहिए। हम शायद नए उद्योग, नए बिजनेस शुरू करने के मामले में उतने आगे नहीं बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाए हैं जितने हम मेहनत करके अपने अपनी जगहों पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो चाहे निजी क्षेत्र हो, उसमें हमको मेहनत करके आगे काम करना है। अक्सर होता यह है कि हम एक आरक्षित तबके से होने की वजह से बहुत सारे लोगों के अंदर ये थोड़ा सा आलस्य की भावना हो जाती है, और हमेशा हम अपनी मेरिट को किससे देखते हैं कि अच्छा ST का कट ऑफ कितना गया है। दोस्तों, चाहे कोई राज्य स्तर की परीक्षा दें चाहे केंद्र स्तर की परीक्षा दें, आपको ST का कट ऑफ नहीं देखना, आपको जनरल का कट ऑफ देखना है और उससे ऊपर आना है। यह हमारी जिम्मेदारी है। हमारी प्रतिभा पर हम किसी भी क्षेत्र में रहें, हमेशा सवाल उठाया जाता रहेगा, अच्छा कोटे से आ गए हैं। कोई भी SC ST का व्यक्ति कहीं भी पहुंच जाए, उसकी प्रतिभा पर हमेशा सवाल उठाया जाएगा। दूसरे समुदाय का व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार करता है तो वो सिर्फ भ्रष्टाचारी कहला देता है, लेकिन कोई SC ST व्यक्ति अगर उससे कोई गलती हो जाए तो तुरंत तमाम एजेंसियां उसके खिलाफ काम करने लगती हैं और सीधे सीधे पूरे समुदाय को गाली दी जाती है। और अगर आपके काम करने की क्षमता में कुछ कमी कहीं दिखाई दे तो तुरंत आपके ऊपर सवाल उठाया जाता है। तो जिस भी क्षेत्र में हम काम करें वो पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से करें। मुझे देखकर बड़ी खुशी होती है कि प्रशासनिक सेवा में हमारे समाज के बहुत लोग हैं, वो जिस भी कैडर में हैं हमेशा वो सरकारों के पसंदीदा होते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम करते हैं। अब बिहार में सबसे मुख्य पदों पर हमारे समाज के लोग हैं, केरला में हमारे समाज के लोग हैं, तमाम राज्यों में हमारे समाज के प्रशासनिक अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो इतनी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं कि उनको सराहा जाता है। आप जिस भी क्षेत्र में रहें उसी मेहनत और ईमानदारी की जरूरत है। जैसे मैं अध्यापक बन गया तो सिर्फ ठीक है, मुझे आरक्षण से लाभ मिला, लेकिन आज मुझे अपनी मेहनत और ईमानदारी से ही आगे बढ़ना है, नहीं तो उससे मैं ज़्यादा दिन तक साथ में आगे चल नहीं पाऊंगा। आज मुझे ये कहने में कोई गर्व नहीं है, कोई शर्म नहीं है, बल्कि ये एक मेहनत और लगन का परिणाम है कि आज अगर कोई भी अध्यापक मेरे सामने खड़ा हो, मैं उसको चुनौती देने के लिए तैयार हूं कि ठीक है, आप एक विषय तैयार कर लीजिए, मैं भी एक विषय तैयार करता हूं, और दोनों 1 घंटे उस पर बोलते हैं, कौन अच्छा बोलता है देखते हैं। तो ये आप हर क्षेत्र में, आप जिस भी क्षेत्र में हैं, और ये जो आरक्षण है बहुत दूर तक आपका साथ नहीं देता। आगे आपको, जैसे मेरे परिचय में कहा गया कि मैंने देश से बाहर भी पढ़ाया है, और बाहर पढ़ाने पर कोई आरक्षण काम नहीं आता, वहाँ पर आपकी मेहनत और लगन ही काम आती है। वहाँ आपके विद्यार्थी आपको आपकी काबिलियत से जांचते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, इसके आधार पर नहीं, और आपका सिलेक्शन में भी कोई मदद नहीं करेगा। मैं अंकारा विश्वविद्यालय में पढ़ा चुका हूँ और इटली में पढ़ा चुका हूँ, अब फिर से इटली में पढ़ाने वाला हूँ, और वहाँ पर मेरे चयन का आधार सिर्फ मेरा एक व्याख्यान है। जो मेरा व्याख्यान पुर्तगाल में वहाँ के एक प्रोफेसर ने सुना
और उनको लगा कि इनको यहाँ पर विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में बुलाना चाहिए। तो ये जज्बा आप में से हर कोई के अंदर है, हर कोई ये काम कर सकते हैं। आने वाली पीढ़ी को हमको बताना है कि हमारी पृष्ठभूमि हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत है। क्योंकि कई बार हमारी पृष्ठभूमि की वजह से हमको हीनता बहुत महसूस होता है। अरे हम तो गांव के रहने वाले हैं, अरे हम तो किसान के बच्चे हैं, हम तो हिंदी मीडियम के पढ़े हुए हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो भाषा पढ़ाता हूं और भाषाओं के बारे में अच्छे से जानता हूं। हिंदी अंग्रेजी की तुलना में बहुत कठिन भाषा है। अगर आप हिंदी को साध सकते हैं तो अंग्रेजी तो बहुत आसान है, अंग्रेजी आप आसानी से कर लेंगे। ये बच्चे जो अभी परफॉर्म करने वाले हैं, एक नाटक तैयार किया हमारे समाज के बच्चों ने, अंग्रेजी में तैयार किया है। अंग्रेजी में कोई मुश्किल नहीं है। हमारे पास तो संघर्ष का इतिहास है, हमारे माँ बाप किसान हैं, हमारे माँ बाप अशिक्षित हैं और हमारे पास गांव का अनुभव है। ये संघर्ष का अनुभव, संघर्ष का इतिहास हमें दुनिया की बड़ी से बड़ी बुलंदियों पर, बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाएगा। क्योंकि जब भी हम कभी घबराएंगे, कोई मुश्किलें आएंगी, तो हम याद करेंगे अपने माँ बाप को, जिन माँ बापों ने हमें कितनी मेहनत से, कितनी मुश्किलों में हमको पढ़ करके और आगे बढ़ाया, यहाँ तक पहुँचाया। उस माँ बाप के संघर्ष को हमेशा याद रखें, वो हमेशा आपके लिए प्रेरणा स्रोत का काम करेगा। मित्रों, कभी भी अपनी पृष्ठभूमि को अपनी कमजोरी ना समझें, वो आपकी मजबूती है। वो संघर्ष का इतिहास, संघर्ष की पृष्ठभूमि आपकी मजबूती है। हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे और हमारे समाज के बीच कई बार ऐसा लगता है कि कोई फूट पड़ रही है। कभी नेताओं में फूट दिखाई देती है, कभी समाज के संगठनों में फूट दिखाई देती है। आपस में अधिक संगठन होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब भी समाज के नाम पर एकजुट हो तो जैसे बाबा हमेशा खड़े रहते हैं, पार्टी लाइन से अलग हट करके, चाहे किसी भी पार्टी की बात हो, जब समाज का हित सामने हो तो वो पार्टी लाइन से अलग हट करके और समाज के साथ खड़े होते हैं। इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब समाज का मुद्दा हो तो समाज सबसे पहले है, अपनी पार्टी, अपनी विचारधारा, अपना संगठन, वो सब पीछे हैं और समाज सबसे आगे हैं। ऐसे ही तमाम संगठनों को इसी तरह से एकजुट होकर के इस समाज के लिए काम करना चाहिए और इसमें इस तरह के समारोह हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। और इस समारोह के माध्यम से हम अपने समाज के इतिहास के बारे में आने वाली पीढ़ियों को जागरूक करें, हम बताएं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, नौकरी वालों के बच्चे नहीं जानते कि आदिवासी का मतलब क्या है, वो जानते नहीं कि एसटी का मतलब क्या है, क्यों आरक्षण मिला है, आरक्षण के वर्गीकरण से क्या खतरा हो सकता है। इन सब मुद्दों पर इस तरह के कार्यक्रमों में हम बात करेंगे तो इससे समाज में जागरूकता आएगी और जागरूकता से हम समाज के लिए एक एक सिपाही जो तैयार करेंगे वो हमारे समाज के लिए आने वाले समय में काम करेंगे। इसलिए मित्रों, इस तरह के समारोहों को एक उत्सव के साथ साथ इससे हमारी संस्कृति तो बचेगी ही बचेगी। जो KR देवता जी लगातार नए नए गीत गढ़ लेते हैं और इतने सुंदर गीत प्रस्तुत करते हैं, इससे हमारे समाज की संस्कृति बचेगी। और इस तरह के आयोजन हमें समाज के बारे में जागरूक करेंगे, हमारे मुद्दों के बारे में जागरूक करेंगे। आप सब लोग इतने उत्साह से इसमें शामिल हुए, आप सबका मैं आयोजन समिति की तरफ से, अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे यहाँ अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।